हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ यानी कि मामा अर्थ का आईपीओ जो कुछ टाइम पहले भी आने वाला था, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा इस आईपीओ के बारे में बोला गया था कि इनको अपना आईपीओ वापस लेना पड़ा था। अब फिर से ये अपना आईपीओ लेके आ चुके हैं। तो क्या इस बार इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं? हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैंने सीरियसली सोचा था कि मैं इस आईपीओ की वीडियो को रहने ही देता हूँ, क्योंकि जब आईपीओ में कुछ खास था ही नहीं तो मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना। लेकिन फिर वहीं पर ही माइंड पे फिर से एक क्वेश्चन उठा, चाहे आईपीओ कैसा भी हो हमें स्टडी तो करना पड़ेगा, ताकि हम जैसे रिटेलर लोगों को डिसीजन बनाने से पहले हमेशा आसानी रहे और वहां पर कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना बने। इसलिए फिर इस आईपीओ की भी फुल डिटेल्ड रिव्यू वीडियो यानी कि आज के दिन हम आईपीओ का पूरा कच्चा खोल देंगे इस वीडियो में। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। अगर हम बात करते हैं मामा अर्थ की, ये पेरेंट कंपनी होने वाली है। मामा अर्थ को कौन नहीं जानता, स्पेशली जब से शार्क टैंक आया है उसके बाद तो मामा अर्थ को हर कोई जाने लगा है। उसका जब पहले मामा अर्थ आईपीओ के लिए एप्लीकेशन लगी थी तब तो उसे हर कोई जान चुका था। लेकिन अगर मैं इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। बीइंग एन अग्रेसिव होकर भी मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि ये कंपनी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में काम करती है और ये कंपनी 2016 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस कंपनी को। ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप जहां से स्टडी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी की कुछ अदर डिटेल्स की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 31 अक्टूबर को, क्लोज होगा 2 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी 7 नवंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 8 नवंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 9 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 10 नवंबर की। अदर डिटेल्स की बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 308 से 324 रुपीज का। 46 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज होने वाला है 1701 करोड़ का। एक अच्छा खासा अमाउंट जहां पर इन्होंने ऑलरेडी इशू साइज में लगा दिया है, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 365 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग सारा का सारा होने वाला है ओएफएस। यानी कि जहां पर हमारे पास दो नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी आ चुके हैं। एक तो आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो काफी बड़ा है और उसमें से भी मोस्टली पोर्शन होने वाला है ओएफएस का, यानी कि एग्जिस्टिंग ओनर्स अपना माल बेच के निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सस्ते में निकाल रहे हैं, एक अच्छी खासी वैल्यूएशन पर वहां पर अपना माल बेचा जा रहा है। तो जो हमारे पास सेकंड नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज पर शेयर का। बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो 75% का। रिटेल कैटेगरी में 10% का ही होगा इसमें, क्योंकि बैक टू बैक 3 इयर्स में इस कंपनी में हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। एचएनआई कैटेगरी में 15% का। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर 46 शेयर्स का एक लोट होने वाला है रिटेल कैटेगरी में, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,904 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में आप स्टडी कर सकते हो, बिकॉज मैं जहां पर इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं तो जहां पर इस चीज को भी मैं अवॉइड कर रहा हूं। अगर हम आईपीओ के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वरुण अलाग एंड गजल अलाग कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू साइज था 37.41% का, पोस्ट इशू रह जाएगा 35.34% का। जहां पर ये एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के पास तो मेजोरिटी ही नहीं है। लेकिन बाकी सब चीजें छोड़ के अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे पर चलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, तो वहां पर तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। टोटल असेट्स की बात करते हैं 31 मार्च 2021 में 302 करोड़ से 31 मार्च 2023 में पहुंच चुके 966 करोड़ की। अगर हम लेटेस्ट में बात करते हैं तो 1048 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम एसेट्स में बात करते हैं तो हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट में जाकर इसे अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तब हमें वहां पर जाकर 1048 करोड़ में से भी कुछ अमाउंट फ्री फंड की देखने को मिलती है। फ्री फंड का मतलब ये नहीं है कि इनके पास सेट नहीं है। जैसे कि कंपनी की गुडविल होगी तो उसमें भी उन्होंने गुडविल को भी अच्छा असेट दे रखा है, तो वो पोर्शन मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग बिना फालतू का होने वाला है। रेवेन्यू की बात करते तो 31 मार्च 2021 में था 472 करोड़ का। 31 मार्च 2023 में पहुंच चुका था 1515 करोड़ का। लेटेस्ट क्वार्टर में 30 जून 2023 में 477 करोड़ का। मेन दिक्कत आई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में।
31 मार्च 2021 में था 1324 करोड़ का लॉस। नेक्स्ट ईयर 2022 में इनको हुआ 14 करोड़ का प्रॉफिट, और ये वही ईयर था जब इसके आईपीओ की बात हो रही थी कि हम तो लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं और एक अच्छी वैल्यूएशन पर, यानी कि 24,000 करोड़ के करीब का वैल्यूएशन मांगा गया था। लेकिन इस बार का वैल्यूएशन क्या है वो हम आगे देखते हैं। 31 मार्च 2023 में फिर से कंपनी लॉस में आ चुकी थी 150 करोड़ के, और 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 24 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब इस ईयर जब प्रॉफिट करती है या लॉस करती है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन हमें जहां पर कंसिस्टेंसी तो देखने को मिल ही नहीं रही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जो कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं कर रही है, क्या वो उनके इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट करके दे देगी? ये हमारे पास सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ के आ जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 638 करोड़ के लेटेस्ट क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस तो नेगेटिव में ही चल रहा है। टोटल बोरोइंग्स फिलहाल के टाइम पे 6.79 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, और यहाँ पर मैं इसके फाइनेंशियल से इंप्रेसिव नहीं हुआ हूं। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो जो मर्जी कहो, ये कंपनी मार्केटिंग करने में, एडवर्टाइजमेंट करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च करती है, और उसी की वजह से जो चीज कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो जहां पर ये ऑलरेडी इतना ज्यादा अमाउंट यूज कर देती है एडवर्टाइजमेंट में, और यहां पर भी इन्होंने कहा है कि इनको एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जरूरत है ताकि अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी वो कर सके कंपनी की ब्रांड की। और सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए इनको, जो इनको न्यू ईबीओ इस्टेब्लिश करना है। थर्ड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी अपनी सब्सिडरी में जो होने वाली है बी ब्लंट, जहां पर इनको न्यू सैलून सेटअप करने हैं। फाइनल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो वहां पर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, 10,425 करोड़ की अभी भी ये वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आ रहा है। मतलब पहले काफी ज्यादा था 24,000 करोड़ के करीब का, फाइनली इन्होंने कम तो किया है, लेकिन कितना कम कर दिया? ऑलरेडी 60% के करीब इन्होंने कम कर दिया है, लेकिन अभी भी तो बहुत ज्यादा है ना। अगर हम इसकी, वैसे तो पी रेशियो देखो निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में चल रही है, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करते हैं, जब भी इन्होंने प्रॉफिट किया है, अगर हम उस क्वार्टर की ईपीएस लेकर भी चलते हैं मैक्सिमम, तो वहां पर भी मैक्सिमम ईपीएस की बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी हमारे पास पीई रेशियो निकल कर आती है मोर देन 350 की, जो फिर से हमारे पास एक काफी ज्यादा वैल्यूएशन डिमांड हो रही है। जहां पर आपको ईपीएस 4.66 की दिख रही है, बट ये नेगेटिव में होने वाली है एवरेज, और उसी के साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव 23.57 की होने वाली है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी कंपनीज होने वाली हैं और प्रॉफिटेबल भी होने वाली है, जैसे कि एचयूएल जिसका पीई रेशियो है 59 का, कोलगेट 54 का पीई, पीजी हेल्थ केयर जिसका पीई है 83 का, डाबर इंडिया, मैरिको, गोदरेज, इमामी, बजाज कंज्यूमर केयर, जिलेट इंडिया। मतलब कि अगर हम सभी कंपनीज की बात करते हैं तो सभी कंपनीज आज के टाइम पे इससे बेटर पोजीशन पर अवेलेबल हैं। तो वहां पर जब हमारे पास इतनी अच्छी ऑप्शंस है, तो मैं वहां पर उस ऑप्शन में नहीं जाऊंगा जहां पर मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी भी होती तो मैं वहां पर इनमें से कोई भी कंपनी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता और वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा प्रेफर करता। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और अगर हम इसके जीएमपी की बात कर लेते तो आज के टाइम पे 2% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, किसी भी तरीके की जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह नहीं दी गई है। फिर भी आप लोग अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं जहां पर इस आईपीओ में अपना पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन स्टार्टिंग में ही दे चुका हूं, और आई नो कि मैंने ज्यादा डिटेल में इसे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जो बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।